हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा प्रश्न पत्र है UGC नेट दिसंबर 2012 का। इतिहास से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक कंप्लीट कराऊं पहले, तो प्लीज़ आप उस बुक का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ और सुधार करने चाहिए मुझे अपने वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए अपने सजेशन। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बदलने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता से महाजनपद काल तक के क्वेश्चन से। पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है? जो सरस्वती नदी है, इसको कहा जाता है नाड़ा, रैनी, हकाड़ा और विहिंदा, है ना, विहिंदा। तो पाकिस्तान में जो सरस्वती नदी है, इसके बहुत सारे नाम हैं जो कि हमें ग्रंथों में मिलते हैं। क्या क्या है? नाड़ा है, हाकड़ा है, रैनी है और विहिंदा है, विहिंदा। डी आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3 4। प्राचीन संस्कृत साहित्य में सरस्वती नदी का प्रमुख स्थान है। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को नाड़ा, रैनी, हाकड़ा और विहिंदा के नाम से जाना जाता है। विदित है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के अधिकतर इतिहासविद वैदिक सरस्वती नदी की पहचान घग्गर हरखा नदी के रूप में करते हैं। किससे? घग्गर हरखा नाम से करते हैं कुछ वैदिक इतिहासविद। नेक्स्ट आते हैं 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हुआ था? ये पारुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसे रावी नदी कहा जाता है। तो पारुष्णी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था। इसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर जनों के प्रधान शामिल थे और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का जो कथनांक है, निम्नलिखित में से किस में वर्णित किया गया है? तो इसका वर्णन है शतपथ ब्राह्मण, मतलब एक पथ था, उस पर ये चलते गए थे। तो पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा में जाने का जो कथनांक है विदेह माधव का, वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथनांक शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। ध्यानतलब है कि वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग शतपथ ब्राह्मण गद्य में लिखा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बौद्ध संगीति और उनसे संबंधित स्थान जहाँ पर वो संपन्न हुई हैं, उनके नाम बताइए। तो इसको हम वैसे याद कर सकते हैं ना, RVPK। तो पहली होती है कहाँ पर? राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में और चौथी होती है कश्मीर में। RVPK। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति का संबंध है कश्मीर से। फिर आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शाक्य का संबंध किससे है? जो शाक्य है ये कपिल वस्तु से संबंधित है। शाक्य। कोलीय का संबंध है रामगांव से। मौर्य ये पिपलावन से आते हैं, मौर्य। और जो लिच्छवी है, इनका संबंध है वैशाली से। ये कुछ वंश थे और इनसे संबंधित राज्य हैं। देखो, शाक्य तो हमारी जो कपिल वस्तु जगह है वह शाक्य से है, और जो भगवान बुद्ध हैं वो भी शाक्य राज से आते हैं। तो शाक्य, कपिल वस्तु। कौलीय मतलब कुल तुम्हारा एक अलग जगह पे होगा। राम का गांव क्या है? तुम्हारा कौल है, तो कौलीय राम गांव। मौर्य, मौर्य आए थे बेचारे, सब कुछ पीटते पाटते आए थे, है ना। मौर्य वंश पिटते पिटाते ही आया है। इनको पीटा, उनको पीटा, नंद वंश के राजाओं को पीटा। तो मौर्य पिपलावन से आते हैं। लिच्छवी मतलब वैशाली के लक्षण तो दिख ही रहे हैं, तो लिच्छवी का संबंध है वैशाली से। ये कुछ ट्रिक थी जिससे हम इनको याद कर सकते हैं। शाक्य का कपिल वस्तु से, कौलिय का रामग्राम से, मौर्य का संबंध है पिपलावन से और लिच्छवी का संबंध है वैशाली से। निम्नलिखित पाली धार्मिक ग्रंथों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और जो नीचे दिए गए कूट हैं उनका सही उत्तर बताइए। सबसे पहले आते हैं
संयुक्त निकाय, सबको क्या कर लो, संयुक्त कर लो, संयुक्त निकाय। फिर दूसरे आते हैं चुलवग, तीसरे सुत्त निपात और चौथे आते हैं बुद्ध वंश। तो सबको संयुक्त करके बाग में रख लो, चुलवग और सुत्त निपात, एक सूत में बांध लो, सबको क्या करो, एक बाग में रखो, सूत पात में बांधो और बुद्ध वंश बना दो। तो बुद्ध वंश, 4 सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। इनका सही कालानुक्रम होगा संयुक्त निकाय, चुलवग, सुक्त निपात और बुद्ध वंश। निम्नांकित आजीवक संप्रदाय के नेता कौन से हैं? तो जो आजीवक संप्रदाय है इनके प्रमुख नेताओं का संबंध है, पहले तो मोखली गोशाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और अन्य नेताओं में आते हैं नंदवक्ष और किसकंचित का संबंध भी किससे है? आजीवक संप्रदाय से है। मोखली पुत्र गोशाल, नंदवंश और संकिच का संबंध किससे है? ये सभी संबंधित हैं आजीवक संप्रदाय से। नेक्स्ट आते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है कथन बंगाल से खगोष्ठी के अभिलेख मिले हैं। तो बंगाल से खगोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं, सही है। खरोष्ठी लिपि भारत में बहुप्रचलित थी? तो नहीं थी भैया, ये ज़्यादा बहुप्रचलित नहीं थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, जबकि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और बंगाल से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में स्थित निम्नांकित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है। कहाँ से मिला है? दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है केवल नागार्जुन कोंडा से। कहाँ से? दशरथ जाते हैं नागार्जुन कोंडा, दक्षिण भारत में स्थित है ये। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा में स्तूप अवशेषों में जातक का शिल्पांकन मिला है। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है मिताक्षरा मतानुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर सकता है। तो सही है कि मिताक्षरा कहती है कि यदि पिता चाहे तो अपने जीवन काल में ही अपने बच्चों को संपत्ति दे सकता है। दूसरा, मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवांशिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। तो ये भी सही है कि जो पिता हैं वो भी, मतलब जो बच्चे होते हैं वह अपने पैतृक संपत्ति में आनुवांशिक उत्तराधिकारी होते हैं। दोनों सही है, लेकिन ये सही है इसकी व्याख्या नहीं करता। मिताक्षरा मतानुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर सकता है। मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवांशिक उत्तराधिकारी भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट है 4वीं से 12वीं शताब्दी तक के भारत के इतिहास के क्वेश्चंस। वही सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। इसमें हमें दिए गए हैं चंद, मतलब कुछ शासक और उनसे संबंधित जो उनके राज्यपाल थे वो, और ये राज्यपाल वो हैं जिन्होंने जो सुदर्शन झील है उसका मरम्मत या कुछ कराई है। तो जैसे चंद्रगुप्त का संबंध हो जाएगा पुष्पगुप्त से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील बनी थी और किसने बनवाई थी? पुष्पगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। स्कंदगुप्त के द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई और इन्हें पर्णदत्त के लिए इसको नियुक्त किया था। रुद्रदामन का संबंध हो जाता है किससे? सुवैशाख से। सुवैशाख जो हैं उनका संबंध है रुद्रदामन से, क्योंकि इन्होंने भी कुछ काम कराया था। और अशोक के समय तुषाफ का संबंध है। अशोक का संबंध किससे है? तुषाफ से है। पहले चंद्रगुप्त, इनका संबंध किससे है? पुष्पगुप्त से। स्कंदगुप्त का संबंध है तो स्कंदगुप्त का संबंध है पर्णदत्त से। रुद्रदामन का संबंध है सुवैशाख से, मतलब सब पूरे बिल्कुल विस्तार कर दिया अपनी उसका रुद्र का। तो सुवैशाख का संबंध है रुद्रदामन से। और अशोक का संबंध है तुषाप से। किससे संबंधित है? अशोक का संबंध है तुषाप से। भागीलाए के सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? तो भागीलाए जो सिक्के हैं वो मिले हैं केवल और केवल नर्मदा घाटी से। कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। मतलब नर्मदा घाटी में जाओगे, स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाग वैसे ही खुल जाएगा। तो भाग लाएंगे वहाँ से, भाग लेकर आएंगे नर्मदा नदी से। तो भागीलाए के सिक्के कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। भागीलाए के सिक्के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। जबकि जो निस्क है ये सोने का सिक्का होता है, सतमान चांदी का सिक्का होता है,
और उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं सतमान और निष्क। ध्यानतलब है कि जो कृशापण है यह चांदी का था, सुवर्ण सोने का, माशक तांबे का और जो काकड़ी है काकड़ी यह तांबे का छोटा सिक्का होता था। और ये मौर्य काल है उसमें चलते थे। कौन कौन से? कृशापण चांदी का, सुवर्ण सोने का, माशक तांबे का और काकड़ी यह तांबे का छोटा सिक्का था। मौर्य काल के सिक्के हैं ये। शंख लिपि के लेख निम्नांकित स्थलों के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। जो शंख लिपि है इसके जो लेख हैं किस स्तूप के अवशेषों से मिला है? तो इसको देखा गया है भरूच से, अमरावती से और सांची से। कहाँ से? भरूच, अमरावती और सांची से शंख लिपि के लेख स्तूप अवशेष मिले हैं। शंख लिपि के लेख भरहुत, अमरावती और सांची के स्तूप से प्राप्त हुए हैं, जबकि खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, ग्रीक अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से और ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं वह उत्तर भारत से प्राप्त होते हैं। वैशाख दत्त निम्नलिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त के अंश निम्नांकित ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। जो देवी चंद्रगुप्त हैं इनके अंश वैशाख दत्त के किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं श्रृंगार प्रकाश में। तो देवी चंद्रगुप्तम क्या करती हैं? श्रृंगार करती रहती हैं हमेशा बस। तो देवी चंद्रगुप्तम के अंश मिले हैं श्रृंगार प्रकाश में। वैशाख दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त के अंश प्रकाश श्रृंगार या श्रृंगार प्रकाश में उपलब्ध होते हैं। विदित है कि जो वैशाख दत्त है यह एक भारतीय संस्कृत कवि और नाटककार थे, गुप्त वंश से संबंधित हैं। मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण कराना विशेषता रही है किनकी? तो ये कराए गए हैं प्रतिहार के द्वारा। किसने करवाए थे? प्रतिहार के द्वारा करवाए थे। हाथों में लेखी नाग नागिन की शाखाएं खड़ी रहती हैं दरवाज़ों पर। तो मंदिर स्थापत्य में जो नाग शाखा उत्कीर्ण कराने की विशेषता है वो प्रतिहारों से संबंधित है। मंदिर स्थापत्य की प्रतिहार क्षेत्रीय शैली में द्वार स्तंभ पर नाग शाखा उत्कीर्ण कराना प्रतिहारों की विशेषता है। उल्लेखनीय है कि प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक राजा ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद्र के द्वारा की गई थी, जबकि जो नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। फिर आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नरसिंह वर्मन का संबंध किससे है? तो नरसिंह वर्मन का संबंध है, ये गुफा में छुपे रहते हैं, तो इनका संबंध है ममल्लपुर स्थित शैल गुफाओं से। फिर शेवियन महादेवी हैं तो बनवाएंगी मंदिर अनंगपुर में स्थित अगस्तेश्वर मंदिर बनवाया गया है शेवियन महादेवी के द्वारा। लोक महादेवी तो लोगों की देवी है, मतलब क्या होंगी? पट्टक्कल विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? लोक महादेवी से संबंधित है। कुलोत्तुंग प्रथम इनके द्वारा चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। नरसिंह वर्मन इनका संबंध है ममल्लपुर स्थित शैलकृत गुफाओं से। नरसिंह वर्मन है, इनका संबंध है ममल्लपुर स्थित शैलकृत गुफाओं से। शेवियन महादेवी हैं तो अनंत होंगी, तो अनंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। लोक महादेवी हैं विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया है, वही पट्टक्कल स्थित जो विरूपाक्ष मंदिर है वह लोक महादेवी ने बनवाया है। कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा, मतलब कौतूहल कर दिया पूरे में, तो चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया है कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा। कुछ जैन महाविद्याओं को इस सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो सर्पवाहन की सहित शिल्पांकित किया गया है। इनका नाम है वेरोट्या। क्या नाम है इनका? वेरोट्या है। ये जैन महाविद्या से संबंधित हैं। कुछ जैन महाविद्याओं को सर्पवाहन सहित वेरोट्या शिल्पांकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। निम्नांकित किस नवग्रह को
पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया गया है, तो इनका नाम हो जाएगा केतु। तो भैया कहाँ जाएंगे ये केतु, तो वो पशु मानव सर्प के रूप में दिखाया गया है, किनको, केतु को दिखाया गया है। हिंदू परंपरा में केतु को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया गया है, जबकि शनि को सुख शांति का देवते के रूप में शिल्पांकित किया गया है। ज्ञान मतलब है कि जो मंगल ग्रह है उसको 9 ग्रह में शामिल एक ग्रह मान गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता, तो किसको मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं समझा जाएगा। जो प्रांतीय लेखन है इसको मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता, प्रांतीय। लेकिन जो यूजी सेनेट है उसके द्वारा स्टार इसका आंसर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं भारत में 1206 से 1526 तक का इतिहास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है अभिकथन के अंतर्गत बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए तो बलबन के द्वारा राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति अपनाई गई थी, तो दोनों सही हैं। और जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण भी करता है। बलबन का राजत्व सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित है। विदित है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, जिसे बलबन ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। बलबन ने अपने शासनकाल में सजा का कठोर प्रावधान किया था। निम्नांकित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध किया था, मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ाया था भू राजस्व विभाग के अंतर्गत? उपयुक्त में से किसी ने नहीं, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है इसने सैन्य विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार बढ़ाया था, ना कि भू राजस्व विभाग में। तो इसमें से किसी ने भी भू राजस्व के अंतर्गत क्या इसको नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार को। मध्यकाल के शासकों ने भू राजस्व प्रशासन में विशेष रुचि ली थी। राजस्व अधिकारी और जमींदार को यह आदेश दिया गया था कि वह कृषक के हितों की रक्षा करेंगे, उनसे राज्य द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दरों से अधिक न वसूल करें। इन्हीं कारणों से मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने समय समय पर भू राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक पद और जागीरों को वंशानुगत कर दिया था। इसने सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, न कि भू राजस्व में। इस प्रकार मध्यकाल के किसी भी शासक ने भू राजस्व में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले सूफी संत आएंगे हमारे ख्वाजा अली हिजबुल्लाहवीरी, फिर आते हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी दूसरे नंबर पर, चौथे आते हैं, तीसरे आते हैं नियामतुल्लाह कादरी, और चौथे आते हैं ख्वाजा बकी विल्लाह। 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। तो सूफी संत का सही कालानुक्रम होगा ख्वाजा अली हिजवीरी का संबंध होता है, मतलब सब लोग क्या करेंगे, इनकी जी हुजूर करेंगे, तो ख्वाजा अली हुजवीरी का संबंध है पहला। फिर उनसे क्या हो जाएंगे, सबको इनकी जी हुजूरी करेंगे, सारे बंदे करेंगे, तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिर सब लोगों की नियामत देखेंगे, तो शाह नियामतुल्लाह कादरी, इनकी कदर करेंगे, उनकी बद्दों की भी कदर की जाएगी। ख्वाजा बकी विल्लाह, तो बच्चे बच्चे जाएंगे बिल्लाह करते हुए, तो ख्वाजा बकी विल्लाह ये सही क्रम हो जाएगा। क्या है, ख्वाजा अली हिजवीरी, दूसरा शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी, और लास्ट आते हैं ख्वाजा बकी विल्लाह। दिल्ली में निम्नलिखित नगरों के नाम पर विचार कीजिए और इनकी स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले स्थापना की गई है सीरी की, किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फिर आता है तुगलक वंश से संबंधित है तुगलकाबाद, तीसरा जहाँपनावाद का संबंध जाएगा, तीसरा जहाँपना, और चौथा आ जाएगा खिजराबाद का संबंध, खिजराबाद का संबंध है खिज्र खां से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4। दिल्ली के निम्नलिखित नगरों की स्थापना इस प्रकार हुई है। सीरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में, जहाँपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391 के बीच में, खिजराबाद शहर की स्थापना खिज्र खां के द्वारा 1414 से 1421 में कराई गई थी।
भारत में युद्ध में तोप और बंदूकों का प्रयोग प्रथमतः किसने किया है? तो सबसे पहले जो बाबर आए थे इसके द्वारा तोप बारूद का प्रयोग किया गया था। मुगलकालीन बाबर ही ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध में तोप और बंदूकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगज़ेब के शासनकाल में भू राजस्व की दरों का सही क्रम बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह के समय 1/2 दरें थीं, और जब मतलब अकबर आए तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा ले रहे हैं तो हम 1/3 कर देते हैं। फिर औरंगज़ेब आए तो 1/2 कर दी। दिल्ली के सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/2 थी, जबकि जो मुगल शासक अकबर है इसके शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/3 थी। औरंगज़ेब के राज्य में भू राजस्व की दर 1/2 कर दी गई थी। अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कारक गद्य में है? तो जो अमीर खुसरो हैं इनके द्वारा कुछ कृतियाँ लिखी गई हैं और एक गद्य में लिखी गई है, उसका नाम है खजाइन उल फितूह, मतलब खुजाते खुजाते हाथ पैर खुजाते खुजाते फितूर आ गया, इन्हें गद्य में लिख दी। तो खजाइन उल फितूह जो लिखी गई है वह गद्य में लिखी गई है। किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। खजाइन उल फितूह की रचना अमीर खुसरो ने की है, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के सैनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। साथ ही इन्होंने इस पुस्तक में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से भी विभूषित किया है इनको अलाउद्दीन खिलजी को। इनके समय में ये थे। नेक्स्ट आते हैं भारत 1526 के बाद, मतलब मुगल काल का देखेंगे हम। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो इसने बहुत सारे युद्ध लड़ी, और जब ये युद्ध करने गया खानवा, तो खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, क्योंकि ये राजपूतों से लड़ने वाला था। तो इसी में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था इसने। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के मध्य। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी, उसे उसके ही सामंत ने जहर देकर मार डाला था। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, उसे गाजी की उपाधि धारण की थी उसने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जीता था बेचारा, नहीं जीता तो मारा जाता। अब आते हैं कथन और कारणों के। हुमायूं के साम्राज्य, जिसमें उसके अपने कार्य भी शामिल हैं, में संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। तो ये सही है। पहला, घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की आक्रमणता की तथाकथित अवधि इस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण ये नहीं करते। हुमायूं का साम्राज्य, जिसमें उसने अपने ही कार्य शामिल हैं, उसकी घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं माना जाता, जबकि इन घटनाओं में उचित अध्ययन से पता चला है कि हुमायूं आक्रमणता की तथाकथित अवधि से बहुत कम थे जो बताई गई है। इस प्रकार ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करें जो कि सही नहीं है। पहला, पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गया था। सही है। पेशवाओं ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का एक नया वर्ग तैयार किया था। ये भी सही है। पेशवा का पद अनुवांशिक बन गया था। तो ये भी सही है, 3 सही हैं। जबकि पेशवा मूलतः शाही परिषद में नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। शाही परिषद में तो ये होंगे। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के काल में मराठा राजस्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गया था। पेशवाओं का पद अनुवांशिक बन गया था। पेशवाओं ने स्वराज क्षेत्र में सरकारों को एक नया और मजबूत वर्ग तैयार किया था, जबकि पेशवा मूलतः शाही परिषद के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबरनामा के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इन्होंने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, तो ये सही हो जाएगा। इन्होंने कोई अपना बताया नहीं कि किससे ये स्रोत हैं, किससे लिख रहे हैं अपने स्रोत। दूसरा, इनके कुछ अपरिपक्व टिप्पणी की गई हैं, तो हाँ, इन्होंने कुछ अच्छे से नहीं लिखा, कुछ भी कर दिया, तो अपरिपक्व टिप्पणियाँ की गई हैं। इन्होंने सामान्यकरण नहीं किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह बहुत या कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष तो ये थे। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों
के इतिहास का वर्णन किया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में 1602 से ईस्वी तक के बादशाह अकबर के इतिहास को लिखा गया है। अबुल फजल ने अपनी ग्रंथ में सामान्यतः स्रोतों का उल्लेख नहीं किया है, कुछ अपरिपक्व टिप्पणी भी इसके अंतर्गत मिलती हैं। सुश्री A.S. बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या है? तो जो सुश्री A.S. बेवरिज है, इनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित ब्रिटिश संग्रहालय में बाबरनामा है, उसका जो शीर्षक है इनमें से कोई नहीं है। सुश्री A.S. बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक मेमोरीज ऑफ बाबर है। उल्लेखनीय है कि तुज़क-ए-बाबरी बाबर के द्वारा बाबर की आत्मकथा है, जिसे स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। दीवान नामक काव्य संग्रह की रचना भी बाबर ने की है। मुगलों के अधीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन। मुगलों के अधीन जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन था वो देखते हैं। पहली सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जब्त मतलब क्या होगा? ये भूमि की माप की मुगल प्रणाली थी। भूमि की माप की मुगल प्रणाली क्या कहलाती है? जब्त कहलाती है। देशमुख, ये संबंधित हैं किससे? राजस्व अधिकारी से। देशमुख का संबंध किससे है? राजस्व अधिकारी से। वतन, यह आनुवांशिक भूमि का अधिकार है। वतन क्या था? आनुवांशिक भूमि का अधिकार। इजारदारी मतलब इजारदारी राजस्व ठेके की प्रणाली क्या कहलाती है? इजारदारी कहलाती है। जब्त, भूमि की माप को मुगल प्रणाली को क्या कहा जाता है? जब्त कहा जाता है। देशमुख, यह राजस्व अधिकारी होते हैं। देशमुख क्या है? राजस्व अधिकारी हैं। वतन, यह आनुवांशिक भूमि का अधिकार है। वतन का संबंध है आनुवांशिक भूमि के अधिकार से। और इजारदारी जो है, इसे राजस्व ठेके की प्रणाली कहा जाता है। इजारदारी मतलब राजस्व ठेके की प्रणाली। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया गया था? तो जो इस भारतीय इस्लामिक वास्तुकला है, इसमें जो दोहरे गुंबद का प्रयोग है वो किया गया था भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए। ऊंचाई बनाए रखने के लिए दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था। गुंबद एक वास्तुशिल्प तत्व है जो कि गोलाकार के ऊपरी भाग के समान होता है। गुंबद मध्यकालीन इस्लामी वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है। भारतीय इस्लामी वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए किया जाता था। दोहरे गुंबद का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी के मकबरे में दिखाई देता है। भारत में तशव्वुफ़ का मुख्य योगदान क्या था? तो तशव्वुफ़ का मुख्य योगदान था ये मानवता की सेवा से। तशव्वुफ़ का संबंध है मानवता की सेवा से। सूफी मत अर्थात तशव्वुफ़ शब्द का व्यवहार इस्लाम धर्म के रहस्यवादियों के लिए किया जाता है। भारत में तशव्वुफ़ का मुख्य योगदान मानवता की सेवा से रहा है। सूफी मुस्लिम समाज के अंतर्गत जरूर थे, किंतु इनकी मान्यताएं सदैव सनातनपंथी इस्लाम से मेल नहीं खाते थे। मुस्लिम काल में प्रचलित सारूखी सिक्का क्या था? जो सारूखी सिक्का है वह एक चांदी का सिक्का था। सा से शाहरुख, सा से सिल्वर, तो चांदी का सिक्का क्या था? सारूखी सिक्का। बाबर ने काबुल में चांदी का सारूख और कांधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया था। काबुल में चांदी का सिक्का, सारूख और कांधार में बाबरी सिक्का चलाया था बाबर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं रही है? तो मुगल पेंटिंग आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का समायोजन थी। मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं बनाई जाती थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। रूप चित्र एवं लघु चित्र थे और दरबारी एवं अभिजात वर्ग है उनका उल्लेख इसमें किया गया है। कौन सा गलत हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। मुगल पेंटिंग का बीजारोपण हुमायूं ने किया था, जो कि जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसकी विशेषता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का समायोजन, रूप चित्र, लघु चित्र, दरबारी एवं अभिजात वर्ग आदि तत्वों का समावेश है। मुगल राज्य की सांस्कृतिक विचारधारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। जो मुगल राज्य में सांस्कृतिक और विचारधारात्मक ढांचा था उससे कौन सही नहीं है? पहले,
पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह एवं समायोजन की सतत प्रक्रिया रही है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संशोधन पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात वर्ग का अभ्युदय हुआ था, ये भी सही है। मुगलों की केंद्रीकरण की प्रक्रिया से संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं था, ये गलत हो जाएगा। मुगलकालीन भारत में शक्ति के वितरण की संभावना हमेशा रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। मुगल राज्य के सांस्कृतिक एवं विचारधाराओं के प्रसंग में मुगलों के केंद्रीकरण की प्रक्रिया से संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रहा है, यह कथन असत्य है और शेष सभी कथन सत्य हैं। ब्रिटिश राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न। कालकोठरी ब्लैक होल घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? तो ये बनाया गया था हार्वेल के द्वारा, इसी ने प्रत्यक्षदर्शी था ये हार्वेल। ब्लैक होल कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित हुई थी। इस घटना को हार्वेल ने सनसनीखेज बना दिया था, जबकि बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव के समय। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो कौन कौन शामिल था? तो इसमें अंग्रेज थे, मराठा थे और हैदराबाद के निज़ाम थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान एवं कार्नवालिस के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ में परिसंघ बनाया गया था अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निज़ामों का। इस युद्ध के उपरांत टीपू और अंग्रेज़ों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। स्वाभाविक बारिश न होने पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो सतारा, पट्टुकोट्टाई और वडोदरा का किया गया था, लेकिन करौली को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत स्वाभाविक बारिश न होने के कारण अधिग्रहण नहीं किया गया था। स्वाभाविक बारिश ना होने पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में करौली राज्य का विलय नहीं किया गया था, जबकि वडोदरा, सतारा और पट्टुकोट्टाई को विलय किया गया था। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान हो गई थी? तो प्रांतों को विधान की शक्ति फिर से प्राप्त हुई थी 1861 में। 1861 के अधिनियम में, जिसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधायी शक्ति पुनः प्राप्त या प्रदान की गई थी। साथ ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की है? तो जो नीतिगत घोषणा है वो की गई है लॉर्ड मॉन्टेगू के द्वारा। किसने की है? लॉर्ड मॉन्टेगू के द्वारा की गई है। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा लॉर्ड मॉन्टेगू ने की थी। विदित है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की थी? जो स्थानीय वित्त योजना है इसको लागू किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। मतलब स्थान में वित्त मिल जाएगा तो मेयो ही मिल जाएगा, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। स्थानीय वित्त योजना आयोग, ये योजना लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में लागू किया गया था। लॉर्ड मेयो के ही समय भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत की गई थी। इसे ही भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन के विकास में नई दृष्टि प्रदान की थी। मजदूरों की कार्यचालन स्थिति को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। मजदूरों की कार्य संचालन स्थिति को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया। इसमें केवल बाल मजदूरों को संरक्षण प्रदान किया गया था। विदित है कि द्वितीय फैक्ट्री एक्ट 1884 में पारित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बिहार प्रोविजनल
किसान सभा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा सहजानंद सरस्वती से, सहजानंद सरस्वती से। रैयत एसोसिएशन इन गुंटूर, इनका संबंध है एन.जी. रंगा से। प्रतापगढ़ एवं रायबरेली की किसान नेता रहे हैं बाबा रामचंद्र, और राजस्थान कृषक नेता रहे हैं विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। तो प्रोविजनल, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बिहार प्रोविजनल किसान सभा, बिहार प्रोविजनल किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। रैयत एसोसिएशन इन गुंटूर की स्थापना एन.जी. रंगा ने की थी। प्रतापगढ़ और रायबरेली के कृषक नेता रहे हैं बाबा रामचंद्र, और जो राजस्थान कृषक नेता हैं वो हैं विजय सिंह पथिक। अब आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासत राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाले कमिश्नर कौन सा कमीशन था? तो ये था बटलर कमीशन। कौन सा कमीशन है? बटलर कमीशन है। ब्रिटिश शासन और भारतीय रियासत राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन बटलर कमीशन था। इस सिद्धांत के तहत अंग्रेज़ों ने यह तय किया था कि अंग्रेज़ों का आंतरिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, यह ब्रिटिश भारत का अंग है। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यकारिणी की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आए थे? तो महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यकारिणी की समीक्षा करने के लिए गवर्नर जनरल इलाहाबाद आए थे। इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। आए और इन्हें विटामिन्स पिला दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यकारिणी की समीक्षा करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इलाहाबाद आए थे। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना और बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन में से किसी में नहीं। सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। टॉमस मुनरो जो कि मद्रास का गवर्नर था 1820 से 1827 तक, मुनरो ने रैयतवाड़ी पद्धति स्थायी भू राजस्व या भू व्यवस्था के प्रदेश को छोड़कर शेष समस्त प्रांतों में लागू कर दिया, जो लगभग 30 वर्षों तक चलती रही। 1855 में कुल उपज के 30% के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण और भू व्यवस्था की योजना लागू की गई। वास्तविक कार्य 1861 में प्रारंभ हुआ। 1864 के नियम के अनुसार राज्य सरकार को भू राजस्व का 50% निश्चित कर दिया गया, परंतु यह नियम केवल कागजी कार्यवाही में रहा, प्रशासन का अंश नहीं बन पाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई थी? तो सीमा शुल्क अवकाश की नीति को अपनाया गया है 1882 से 1894 तक। 1882 से 1894 तक इसको अपनाया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई। ध्यातलब है कि अंग्रेज सरकार ने भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने और ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया था और आयात शुल्क को घटाया था। निर्यात शुल्क को बढ़ाया और आयात शुल्क को क्या किया था? घटाया था। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता उत्तर भारत से संबंधित प्रश्न। गांधी जी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति कहा जाता है? तो मतलब खुद ही फैल गया, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इसमें प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरी क्रांति स्वयं ही चल रही थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। 9 अगस्त को ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु समुचित नेतृत्व के बगैर ही स्वतः स्फूर्त ढंग से आंदोलन चलता रहा। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता हैं? तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मार्गरेट कुशन के द्वारा। पूरा मार्ग प्रशस्त किया गया था, मार्गरेट रेटिंग दी गई थी मार्गरेट कुशन के द्वारा।
ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1926 को हुई थी। इसके पिछले मार्गरेट कुशन उत्साहवर्धक नेता थी। इसके पीछे है ना कौन थी? मार्गरेट कुशन उत्साहवर्धक नेता थी। इस संगठन ने लंबे समय तक प्रयास करके महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई थी। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। जो सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय हैं, इनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ बोस प्रथम भारतीय थे जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। वह एक लेखक, संगीतकार, भाषाविद भी थे। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था, जो आर्य समाज आंदोलन है यह विश्वास करता था वैदिक कर्मकांडों पर। आर्य समाज आंदोलन का विश्वास किसमें था? वैदिक कर्मकांडों में था। हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार करने के लिए 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यह वेदों पर आधारित थी। यह वैदिक कर्मकांडों में विश्वास करते थे और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं MC राजा। क्या रहे हैं? MC राजा रहे हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष MC राजा थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राय बहादुर मलाई वीना थम्बी पिल्लई राजा थे, जो कि एक दलित सामाजिक राजनीतिक थे। जबकि दलितों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। और जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, इसके पहले अध्यक्ष थे राय बहादुर मलाई वीना थम्पी पिल्लई राजा। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो जो 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, इसको मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया। किस रूप में? तो इसको डिलिब्रेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। किसमें? डिलिब्रेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने डिलिब्रेशन डे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। उल्लेखनीय है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव के साथ लगभग 5 प्रांतों में सरकार बनाई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा संपूर्णानंद। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे संपूर्णानंद। पूरे संपूर्ण कर दिया था सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बन के। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष संपूर्णानंद थे, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 को पटना में की गई थी। इसके प्रमुख नेता थे GP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 को। इसके नेता थे GP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्या हो जाएंगे उपयुक्त में से? कोई नहीं, क्योंकि इन्हें सभी ने किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय रियासत जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर के बाद भारत में विलय किया था। साथ ही जयपुर, पटियाला, बीकानेर, भोपाल के साथ साथ अन्य देश रियासतों का भी भारतीय संघ में विलय किया गया था। विश्व इतिहास की संकल्पनाएं, विचार और अवधि से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन निष्कासन या निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष क्या था? तो ये था अप्रदत्त नियति।
दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन निकासन का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष अप्रदत्त नियति था। विदित है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते हुए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि आयोग ने इसका आंसर स्टार में दिया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का उत्तरदायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था? तो ये दिया गया था सर रैडक्लिफ को। किसने दिया था? रैडक्लिफ को ये दिया गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने वाला जो दायित्व है वह रैडक्लिफ कमीशन को दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं ईसाई इतिहास लेखन। ईसाई का इतिहास लेखन है, किस पे संबंधित है? देवी विचारों की सिद्धांतीकरण से संबंधित है। अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन का संबंध है प्रगतिशील विचारों का प्रकटन करने से। रोमांटिक इतिहास लेखन ये बीते समय का आकर्षक और रंगीन पुनर्निर्माण कहलाता है। इतिहास रोमांटिक इतिहास लेखन। और जो सकारात्मक इतिहास लेखन है इसका संबंध होता है जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान का उद्भव करना। आंसर हो जाएगा इसका डी सही। ईसाई इतिहास लेखन, ईसाई का इतिहास लेखन वो देवी विचारधारा से संबंधित है, देवी विचार की सिद्धांतीकरण से संबंधित है। अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन में है, तो इतिहास में जो अंग्रेजी प्रबुद्ध है तो अपने क्या विचार बताएंगे, प्रगतिशील विचार का प्रकटन करते हैं। रोमांटिक इतिहास लेखन मतलब अपनी पहले की जो इतिहास है उसको अच्छे रंग बिरंगे आकर्षक तरीके से बताते हैं। तो बीते समय का आकर्षक एवं रंगीन निर्माण पुनर्निर्माण करना रोमांटिक इतिहास लेखन के अंतर्गत आता है। सकारात्मक इतिहास लेखन यह जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान का उद्भव करते हैं। जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान का उद्भव करना सकारात्मक इतिहास लेखन के अंतर्गत आता है। नीचे दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़कर इसके 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले, जातीय दमन की सबसे दूषित प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में स्थापित की गई थी। जातीय पृथक्करण की प्रणाली का रंगभेद कहा जाता है जो इस देश में डेनियल मालन के नेतृत्व वाली श्वेत अल्पमत सरकार द्वारा लागू की गई थी, जो वर्ष 1948 में सत्ता में आई थी और बाद की सरकारों ने भी इसे लागू किया। कुल जनसंख्या के 80% से अधिक जनसंख्या वाले आश्रित को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। इनकी हड़तालों पर रोक लगाई गई थी और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अफ्रीकियों को निर्वासित कर दिया गया था। शिक्षा का पृथक्करण किया गया था। मिश्रित विवाह को गैर कानूनी और अनैतिक घोषित कर दिया गया था और समस्त असहमतियों पर साम्यवाद दमन अधिनियम सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट नामक अधिनियम के अधीन रोक लगा दी गई थी। विश्व साहित्य की कुछ महान कृतियों इसमें केवल राजनीतिक लेख ही नहीं थे, पर साम्यवाद दमन अधिनियम सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट के अधीन रोक लगा दी गई थी। अफ्रीकियों के आने जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्हें आने जाने के लिए अपने साथ पास ले जाना होता था। राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में रंगभेद की नीति पर आक्षेप लगाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रमंडल छोड़ दिया था। ये पूरा गद्यांश है। अब हम इसके पढ़ते हैं क्वेश्चंस। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया गया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रंगभेद विरोधी आंदोलन चलाए गए थे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस ऑफ द पीपल द्वारा द फ्रीडम चार्टर नामक जो चार्टर है वह कब पारित किया गया था? तो 1955 में। 1955 में इसको पारित किया गया था फ्रीडम चार्टर। किसने किया था? कांग्रेस ऑफ द पीपल द्वारा। कांग्रेस ऑफ द पीपल द्वारा द फ्रीडम चार्टर 1955 में अंगीकृत किया गया था, क्योंकि जाति दमन की सबसे दूषित प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में स्थापित की गई थी।
इस प्रणाली का रंगभेद कहा जाता है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? रंगभेद कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी राज्य द्वारा पारित सस्पेंशंस ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो सप्रेशंस ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य क्या नहीं था? तो इसका समस्त असहमतियों पर रोक लगाना था। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद वाली राज्य का समर्थन करने के लिए पूंजीवादी देशों को संतुष्ट करना नहीं था। क्यों करेगी संतुष्ट? काली और गोरी आबादी को अलग अलग करना था, काली आबादी पर सामाजिक प्रतिबंध लगाने थे। ये सभी हो जाएंगे, लेकिन बी गलत है। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी राज्य द्वारा पारित सप्रेशंस ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद वाली राज्य का समर्थन करने के लिए पूंजीवादी को संतुष्ट करना था। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था? लोकतांत्रिक चुनाव नेल्सन मंडेला के द्वारा 1994 को जीता गया था। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में हुए थे और नेल्सन मंडेला ने जीत हासिल की थी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। नेल्सन मंडेला की नेतृत्व वाली सरकार को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो नेल्सन मंडेला हैं, इनकी सरकार को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला की नेतृत्व वाली सरकार को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रंगभेद जैसी अमानवीय व्यवस्था को समाप्त किया था। इतिहास से संबंधित अनुसंधान। इतिहास में अनुसंधान निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा था? तो विंध्य क्षेत्र में स्थित जो नवपाषाण स्थल है उसका नाम है महगरा। नवपाषाण स्थल है महगरा। महगरा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। विदित है कि इसकी खोज 1949 में एवं 1951 से 1956 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा ने की थी। हड़प्पाई स्थल से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग बाहरी भाग प्राप्त होता है। तो ये तीनों हमें अलग अलग मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। तो हड़प्पा स्थल धौलावीरा में नगर नियोजन के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग प्राप्त होते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ में है। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि भारत का रोम से अच्छा संपर्क था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा रुलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी शिशुपालगढ़ तामलुक और अमरावती से प्राप्त होते हैं, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते, व्याख्या करते हैं। पहला सही हो जाएगा इसका आंसर। भारत में रोम से प्राचीन काल से अच्छा संपर्क रहा है, क्योंकि रुलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी शिशुपालगढ़ तामलुक एवं अमरावती से प्राप्त हुए हैं, जो कि देशों के मध्य संबंध व्यवस्थापित करता है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भट प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण था? तो ऐसा अभिलेख जहाँ पर अशोक की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये मिली है कंगनहाली से मिली है। कंगनहाली स्तूप अवशेष से अशोक की प्रस्तर पर उद्भट प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है। ज्ञातलब है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। वर्ष 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा था। निम्नलिखित में से किसने
मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन के द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया है ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। किसने कहा है? ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक इतिहास का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था, बल्कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और शिक्षित शासक था। अब बाब से तात्पर्य क्या है? जो अब बाब है यह एक प्रकार का क्या होता है? सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार होते हैं। क्या होते हैं? सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार क्या कहलाते हैं? अब बाब कहलाते हैं। अब बाब से तात्पर्य सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार से है। विदित है कि अब बाब एक स्थानीय कर था जो कि शेषासुरी के काल में लगाया गया था। किसने लगाया? शेषासुरी के काल में लगाया गया। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम किया है? तो ये कहा गया था रोमिला थापड़ के द्वारा। इन्होंने कहा था कि जो भी रोता था उनको क्या करते थे? ये खुश कर देते थे। कबीर के द्वारा लोगों को जो व्याप्त निराशावाद थे उसको कम किया है। किसने? रोमिला थापड़ के द्वारा कहा गया है, कबीर के द्वारा। रोमिला थापड़ ने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया। विदित है कि रोमिला थापड़ भारत की प्रसिद्ध इतिहासकार थी। इन्होंने भारतीय इतिहास के वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कुछ इसमें दिए गए हैं नेता और उनसे संबंधित दिए गए हैं काम। जैसे बीपी बाड़िया का संबंध किससे है? ट्रेड यूनियन से। बीपी बाड़िया का संबंध है ट्रेड यूनियन से। श्री नारायण गुरु ये दक्षिण भारत के निम्न जाति के नेता थे। श्री नारायण गुरु। एस.एन. हलधर ये आते हैं जमशेद मजदूर नेता। और जो कुंवर जी मेहता हैं इनका संबंध है कृषक नेता हैं। ये कौन है? कुंवर जी मेहता का संबंध है कृषक नेता से। बीपी बाड़िया ये ट्रेड यूनियन नेता हैं। श्री नारायण गुरु ये दक्षिण भारत में निम्न जाति के नेता हैं। एस.एन. हलधर ये जमशेदपुर मजदूर नेता हैं। जमशेदपुर मजदूर नेता हैं एस.एन. हलधर। और कुंवर जी मेहता का संबंध है कृषक नेता से। कुंवर जी मेहता का संबंध है कृषक नेता से। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक डिपो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेज़ों की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित में से किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट दी है? तो इनका नाम हो जाएगा वेब मिलर। किनके द्वारा दी गई है? वेब मिलर के द्वारा ये सूचना दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक डिपो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेज़ों की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के बारे में वेब मिलर नामक विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी। विदित है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सवल्टन अध्ययनों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सवल्टन अध्ययनों के लिए किसने योगदान दिया है? तो इनका नाम हो जाएगा रणजीत गुहा। किसके द्वारा? रणजीत गुहा के द्वारा योगदान दिया गया है। रणजीत गुहा नामक इतिहासकार सवल्टन अध्ययन में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। गुहा का मानना है कि दलितों को पेट से सोचने वाले निर्विवेक जाहिल लोगों के रूप में देखने की बजाय उनकी चेतना और मानसिकता को समझने पर इतिहासकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये कहा गया है रणजीत गुहा के द्वारा। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन पत्र कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 के क्वेश्चन। चलिए बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।